सबसे पहला जो शेर मारा उस टाइम इंसान के अंदर एक खौफ सा आ जाता है। उस खौफ की वो जो कैफियत होती है वो तो बताएं सर। देखिए जी, खौफ तो हर इंसान के अंदर होता है। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं छुपा होता है। उसका लेवल होता है कि वो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोगों में कम होता है और कुछ लोग यूज टू होते हैं। तो मैं यूज टू हूँ। आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बंदा लीगल हंटिंग कर रहा है कि इलीगल हंटिंग कर रहा है? देखिए जी, जो चीज़ें हमारे पास बैन है वो सबको पता है कि आप हिरन को नहीं मार सकते, घड़ियाल को नहीं मार सकते फॉरेनर के अलावा। तो आप अगर किसी भी इस तरह की एक्टिविटी को देखें तो वो इलीगल है। फिर ये है कि हंटिंग का सीजन होता है। विदाउट सीजन अगर कोई शिकार कर रहा है, जैसे कि सपोज आजकल गर्मी है, अगर कोई गर्मियों में तीतर को मार रहा है या किसी और परिंदे को मार रहा है, तो तमाम परिंदों शिकार पे पाबंदी होती है गर्मियों में। वीजा प्रोसेस में ये बकायदा शो करवाना पड़ता है कि आप लोग शिकार के लिए जा रहे हैं, इतने हमारे पास गन्स हैं और ये सारा प्रोसेस है। इसका कोई अलग से प्रोसीजर होता है? क्योंकि ये सब एक कानूनी प्रोसेस होता है, तो पूरा ये रिकॉर्डेड होती हैं चीज़ें कि आप अगर अपना वेपन लेके जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट परमिट इशू करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स परमिट इशू करती है कि आप वेपन अपना लेके जाएं और हंट करके फिर उस वेपन को वापस ले आए। मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ। मैं अगर घर में जाके वाइल्ड लाइफ के हवाले से कोई काम करना चाहता हूँ या अपनी रोजमर्रा जिंदगी में थोड़ा बहुत वक्त निकाल के वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं इनफरादी तौर पर क्या कर सकता हूँ? देखिए, आप और कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये कर सकते हैं कि आप इन्फॉर्म कर दें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को या जो भी मुतलका इदारे हैं, आप उनको बता दें अगर कहीं किसी जगह गैर कानूनी शिकार हो रहा है, कहीं पर कोई जाल लगा के परिंदों को जानवरों को पकड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, दरख्तों को काट रहा है, तो आप अपना किरदार इस तरह से अदा कर सकते हैं कि आप उस इदारे की मदद करें कि जी इस इलाके में जंगलात कट रहे हैं। हेलो, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आमिर मुस्तफा पॉडकास्ट। टुडे जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं अपनी एक बहुत ही स्पेशल एपिसोड करूंगा मिस्टर बदर मुनीर साहब के साथ, जो आज के एपिसोड में मेरे साथ मौजूद हैं। अनफॉर्चुनेटली आज ये अपनी बेटे से मिलने के लिए जा रहे हैं अब्रॉड। तो इन्होंने अंदर जो भी सेटअप मैंने आपको अपने वो एक हाईलाइट्स में दिखाया था, इससे पहले एक वीडियो में एक रेफरेंस के तौर पर बताया था, दिखाया था कि उसके ऊपर बाकायदा बैठ के वीडियो बनाएंगे। अनफॉर्चुनेटली वो पैक हो चुका है, तो कोई इशू नहीं है, ये जब वापस आएंगे उसके ऊपर दोबारा वीडियो बना लेंगे। बदर मुनीर साहब बेसिकली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेटिव हैं और बहुत सा ना इनका एक बहुत बड़ा प्रोफाइल है। इतना बड़ा पाकिस्तान का एहसास है जिनको गवर्नमेंट अभी तक उस हवाले से सपोर्ट नहीं करी जिस तरह से इनको गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। सर, कैसे हैं आप? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड टाइम। खैरियत से हैं? बिल्कुल। कैसी गुजरी ईद? ईद बहुत अच्छी गुजरी। अच्छा। हाँ जी। आज वैसे मैंने आपको इतना सारा आपके इंटरव्यूज़ देखे हैं, इतनी दफ़ा आपके साथ मुलाकात हुई, आप माशाल्लाह बड़ी एक एग्जैक्टिव ड्रेसिंग में रहते हैं। फर्स्ट टाइम मैंने आज आपको ये कैजुअल लुक में देखा। तो आप इस तरह रहना पसंद करते हैं कि नहीं, कभी कभी कैजुअल भी होना चाहिए जी। आप जब रिलैक्स कर रहे हो, छुट्टी हो और कोई काम ना हो, तो आपको थोड़ा सा कैजुअल भी कभी कभी रहना चाहिए। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपने सबसे पहला जो शेर मारा उस टाइम इंसान के अंदर एक खौफ सा आ जाता है। उस खौफ की वो जो कैफियत होती है वो तो बताएं सर। देखिए जी, खौफ तो हर इंसान के अंदर होता है। अच्छा। और वो कहीं ना कहीं छुपा होता है। उसका लेवल होता है कि वो कुछ लोगों में बहुत ज़्यादा होता है और कुछ लोगों में कम होता है और कुछ लोग यूज टू होते हैं। तो मैं यूज टू हूँ। यूज टू हो गए। लेकिन वो फर्स्ट टाइम पे कि वो होता है ना कि यार शेर आ रहा है, एक बब्बर शेर आ, उसको देख के बंदा वैसे ही डर जाता है। तो इस तरह का वो फर्स्ट टाइम पे जो था, इस तरह का कोई फील नहीं था कि यार आज गोली मारते हुए ज़रा डर लग रहा है? नहीं, कुछ फीलिंग्स तो ज़रूर होती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई ऐसे खौफ वाली बात नहीं थी। क्योंकि अगर खौफ वाली बात हो तो फिर आप जाएंगे ही नहीं, आप उसके पीछे ही नहीं जाएंगे, आप हंट ही नहीं करेंगे। अगर आप डरते होंगे तो फिर आप जा ही नहीं सकते। सही। बदर साहब, एक बात बताएं, आपके माशाल्लाह ताया जान ने ये बेसिकली शौक था उनका, उनकी हॉबी थी, फिर आपके फादर साहब में, फिर आप में आगे आपने बताया कि मैं अपने बच्चों में भी ये अपना ये जो अपनी हॉबी है ये लेकर आ रहा हूँ। एक तरफ आपका इतना कामयाब बिजनेस है, दूसरी तरफ आपका ये इतना खतरनाक सा शौक है। तो अगर आपका ये शौक है, आपका पैशन ही प्रोफेशन बन जाए तो वो ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप अपने पैशन पे ज़्यादा टाइम देते हैं एज़ कम्पेयर टू योर बिजनेस। नहीं, मैं बिज़नेस की प्रायोरिटी तो सबसे पहले है जी, उसके साथ ही सारी चीज़ें चलती हैं। अच्छा। और ये शौक़ बिल्कुल मेरा है, बहुत ज़्यादा शौक़ है। लेकिन मैं बहुत ही मोहतात तरीके से देखभाल के, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर तनकीद करने वाले बहुत ज़्यादा हैं और एप्रिशिएट करने वाले लोग बहुत कम हैं। मैंने वैसे पहले आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन, मैंने पहले बताया था कि बेसिकली
ये जो काम कर रहे हैं इसमें गवर्नमेंट की सपोर्ट चाहिए। एक लीगल हंटिंग के तौर पे जो ये काम कर रहे हैं, ये एक शौक भी है और इसकी हमारे मुल्क को ज़रूरत भी है। इसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर एक सपोर्ट चाहिए होती है, जो कि अभी तक आपको नहीं मिली। नहीं, अब मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट को भी समझ आ रही है कि इसके बगैर चारा नहीं है। जैसे कि साउथ अफ्रीका है, प्राइवेट फार्मिंग, गेम फार्मिंग, ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा पोटेंशियल है इसका। और अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करे, प्राइवेट सेक्टर को आगे लेके आए, तो ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकता है। सर आए, ज़रा आपके साथ एक रोड टूर भी कर लेते हैं, जो बाकी गुफ्तगू है वो उस पर कर लेंगे। आप कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये बंदा लीगल हंटिंग कर रहा है कि इलीगल हंटिंग कर रहा है? कैसे इसकी मतलब प्रोसेस क्या है आइडेंटिफिकेशन करने का? देखिए जी, जो चीज़ें हमारे पास बैन है वो सबको पता है कि आप हिरन को नहीं मार सकते, घड़ियाल को नहीं मार सकते फॉरेनर के अलावा। तो आप अगर किसी भी इस तरह की एक्टिविटी को देखें तो वो इलीगल है। फिर ये कि हंटिंग का सीज़न होता है, विदाउट सीज़न अगर कोई शिकार कर रहा है, जैसे कि सपोज आजकल गर्मी है, अगर कोई गर्मियों में तीतर को मार रहा है या किसी और परिंदे को मार रहा है, तो तमाम परिंदों शिकार पे पाबंदी होती है गर्मियों में। और ये जाके अक्टूबर से स्टार्ट होता है डक्स का सीज़न, फिर उसके बाद नवंबर में तीतर का सीज़न स्टार्ट होता है, और वो लिमिटेड टाइम होता है। और सिर्फ आप संडे या वाटरफाउल्स का आप सैटरडे संडे सिर्फ हंट कर सकते हैं। सही सर जी। वो चाइनीज की अगर डॉक्यूमेंट्री देखें, चाइना डेवलपमेंट इतना कैसे हुआ, उसमें अगर डॉक्यूमेंट्री में एक चीज़ मैंने देखी, उनका एक लीडर आया था, उसने बेसिकली अपनी चिड़ियों पे ना वो हमला कर दिया था, ताकि ये जो पौधों में वो उनकी फसलों में वो जो उनके खाने का खुराक होती है वो उनको खा के उसको ख़त्म करें। बेसिकली वो फिर उनको दोबारा से उसको वो करना पड़ा था उसको। तो ये हमारे मुल्क में भी इस तरह से है? जी, आप ये जो चाइना की मिसाल दे रहे हैं बिल्कुल ठीक है, कि उन्होंने अपनी चिड़ियों को मार दिया था कि हमारा अनाज बहुत कम होता है। बहुत कम है, बिल्कुल। तो उसके बाद जब 2-1 साल के बाद वहाँ पर टिड्डी दिल ने इतना बड़ा हमला किया कि उनकी फसलें जो हैं उससे भी ज़्यादा नुकसान उन फसलों पे हुआ जो कि उन चिड़ियों ने पहुंचाया था। तो फाइनली उनको फिर वो चिड़ियों को दोबारा रिवाइव करना पड़ा, दोबारा वापस लेके आना पड़ा, क्योंकि ये नेचर का एक सिस्टम है। कुदरत ने कोई भी चीज़ बेमकसद नहीं बनाई, हर चीज़ का एक मकसद है और वो अपना अपना रोल अदा कर रहे हैं। और उसी जब वो अपना रोल अदा कर रहे हैं तो ये चीज़ें सारी बैलेंस होके चल रही हैं। ये इसी तरह है कि गाड़ी के अंदर बेशुमार हजारों पुर्जे हैं, अगर एक पुर्जा भी मेल फंक्शन करेगा तो आपकी गाड़ी रुक जाएगी या प्रॉब्लम करेगी। तो इसी तरीके से जब हम किसी स्पीशी को, किसी बर्ड को, किसी एनिमल को सिस्टम से निकालते हैं तो उसका नुकसान इंसानियत को पहुंचता है। तो हमें किसी भी परिंदों को, दरख्तों को, एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, बैक टू योर हॉबी, आपकी शौक में एक चीज़ है बड़ी खतरनाक किस्म की, वो है मेन चीज़ है, एक तो शौक ही आपका ऑलरेडी बड़ा खतरनाक है, दूसरा ये कि वो गन जिससे आप शिकार करते हैं। देखें जी, डिफरेंट हंट के लिए डिफरेंट वेपन यूज़ होते हैं। बड़े एनिमल्स के लिए बड़ी राइफल्स होती हैं, 375 HNH है, 470 है, 416 रिग्बी है। ये बिग 5 वगैरह के लिए ये राइफल्स यूज होती हैं। उसके अलावा छोटे जानवरों के लिए 308, 3006। सर जब आप ये शिकार पर जाते हैं तो डिफरेंट ममालिक में जाते हैं, ये बाकायदा आपको परमिशन मिलती है ये गन्स ले जाने की? ये बाकायदा ये इसका मतलब इसका वीज़ा प्रोसेस क्या होता है कि अगर आपने जाना है अफ्रीका, मोस्टली आप लोग जाते हैं, वीज़ा प्रोसेस में ये बाकायदा शो करवाना पड़ता है कि आप लोग शिकार के लिए जा रहे हैं, ये इतने हमारे पास गन्स हैं और ये सारा प्रोसेस है, इसका कोई अलग से प्रोसीजर होता है? क्योंकि ये सब एक कानूनी प्रोसेस होता है तो पूरा ये रिकॉर्डेड होती हैं चीज़ें कि आप अगर अपना वेपन लेके जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान भी एक्सपोर्ट कम इंपोर्ट परमिट इशू करता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स परमिट इशू करती है कि आप वो वेपन अपना लेके जाएं और हंट करके फिर उस वेपन को वापस ले आएं। अच्छा। और अगर आप अपने वेपन को नहीं लेके जाना चाहते तो उन आउटफिटर्स के पास, जो कि एक बहुत बड़ा बिजनेस है वहाँ पर,
वहां पर आपको रेंट के ऊपर राइफल्स और शॉटगन्स वगैरह मिल जाती हैं। सही। और आप उनको इस्तेमाल करते हैं, हंट करते हैं और उसके बाद उसकी पेमेंट करते हैं और आप वापस आ जाते हैं। सर जी, जब आपने वो शेर का शिकार किया था, उसको मार दिया था आपने बकायदा 3-4 दिन की पूरी फील्डिंग करने के बाद, तो वो जब उसको आपने फाइनली शूट कर दिया था, तो उसकी डेड बॉडी को उठाने का भी आपने पूरी एक टीम होती है कि वो वहाँ की प्रॉपर एक टीम होती है, अलग से मिलती है उस मुल्क की के यार आपने ये शिकार कर दिया, अब आप ये कैसे लेकर जाएंगे? नहीं, वो सब आउटफिटर के साथ ही उसका पूरा स्टाफ होता है। उनका अच्छा। काम होता है कि वो ट्रैकिंग करना, उसके बाद जानवर को रिट्रीव करना, उसकी स्कैनिंग करना, उसको टैक्सीडर्मिस्ट के पास भेजना, ये तमाम चीज़ें आउटफिटर्स करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वो बड़े एक्सपर्ट हैं इन मामलात के, क्योंकि उनका यही काम है। डू यू थिंक कि आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को कहेंगे कि यार मेरा बेटा बड़ा होकर शिकारी बनेगा, इसने अपना शौक तो जो उसका है ही है, लेकिन हमारा शौक ये है कि बड़ा होकर शिकारी बने? बहुत कम लोग हैं जी। शौक भी अब ये सुकड़ता जा रहा है, क्योंकि एक तो ये हॉबी बहुत एक्सपेंसिव है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ भी हमारे मुल्क में बहुत कम हो चुकी है, डिफॉरेस्टेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से और लोगों की नासमझी की वजह से हमने अपना वाइल्ड लाइफ का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। आई एम रियली सॉरी फॉर इंटरप्शन। मैंने चीफ मेट्रोलॉजिस्ट का इंटरव्यू किया, ही टोल्ड मी के कनाडा में इतने दरख्त हैं कि अगर उनकी कंट्री इकोनॉमी कोलैप्स कर जाती है, डिफॉल्ट हो जाती है, तो वो अपनी पूरी दुनिया को दरख्त सेल करके अपनी इकोनॉमी को चला सकते हैं, इतना दरख्त है वहाँ पे। तो हमारे मुल्क में तो इस तरह से कोई मतलब ग्रीनरी नहीं है, या फॉरेस्ट के हवाले से ना वो पीएचए ने इस तरह से इस लेवल पर काम किया, बल्कि आपने खुद अपनी बलबूते पर अपनी मदद आपके तहत 1 लाख के करीब दरख्त लगाए हैं। तो आपको लगता है कि गवर्नमेंट को भी इस हवाले से प्रॉपर अपना? गवर्नमेंट कोशिश करती रहती है, पर मैं किसी भी गवर्नमेंट को इसका जिम्मेदार नहीं समझता। ये हर बंदे का फ़र्ज़ है जो शऊर रखता है कि ये चीज़ हमारे फ़ायदे के लिए है, तो हमें वो काम करना चाहिए। वो चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, चाहे कोई डॉक्टर हो, हर बंदे को अपनी हैसियत के मुताबिक मैं समझता हूँ कि प्लांटेशन करनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने बच्चों के लिए करनी है, अपने मुल्क के लिए करनी है। और आप ये देखें कि ये बारिशों से, बिजली गिरने से, तूफानों से ज़मीनों का कटाव कितना हो रहा है, कितने घर गिर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, तो ये हमारे दरख्त काटने की वजह है ना। हमने एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब किया, तो हमें एनवायरनमेंट को रिपेयर करने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए कि जो नुकसान, जो जनरेशन जो चली गई हैं, जिन्होंने नुकसान ये किया है, अब हम उनको रिपेयर करें और वापस इसको बेहतर करने की कोशिश करें। हमारा पाकिस्तान में जस्ट 2 से 3% फॉरेस्ट कवर है, जबकि ये होना चाहिए 25% तक होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो हम देखें कि कहाँ पर स्टैंड करते हैं, हम बहुत ही नीचे हैं। अगर 25% पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट है, तो लाहौर में तो ये पॉइंट पर ही आता होगा। लाहौर में तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब मैं अभी आ रहा था, तो हम लोग रिंग रोड पर यही डिस्कस करते आ रहे थे थ्रू आउट सारा रिंग रोड। एक मतलब सफर इतना बन जाता है कि यार यहाँ पर तो ग्रीनरी ना होने के बराबर है। हर तरफ तो सोसाइटीज बन गई हैं, और जो थोड़ी बहुत नजर आ भी रही है, वहां पर भी अगले 5-10 सालों में सोसाइटी कोई ना कोई बन जाएगी। तो ये जो हमारे मुल्क में या हमारे इधर बारिशें कम होती हैं, गर्मी ज्यादा पड़ती है, उसकी दूसरी वजह ये भी है कि ग्रीनरी नहीं है, दरख्त नहीं है। जी बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ऐसे ही है। और कोशिश हमें करनी चाहिए, मैक्सिमम कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्री प्लांटेशन करें और करते रहें, और उसको लगाने के बाद 2-3 साल उसको संभालें। ये भी बच्चों की तरह है, ये भी जैसे छोटे बच्चों को हाथ पकड़ के चलाना पड़ता है, उसके बाद वो खाना भी सीख जाते हैं। तो इसी तरह हमारे ये पेड़ हैं, अगर इनको 2-3 साल इनको पानी मिलता रहे, इनको खुराक मिलती रहे और इनको जानवरों से बचाया जाए, तो मैं समझता हूँ कि फिर ये खुद इतने मजबूत हो जाते हैं कि ये सरवाइव करते रहते हैं। ये बताए, हमारे लाहौर में भी काफी सारे शौकीन अफराद है जिन्होंने शेर और ये लेपर्ड वगैरह को पाल रखा है। क्या कहेंगे उनके बारे में कि ये इतना कोई मतलब फ्रेंडली जानवर होता है कि नहीं होता, कि ये मतलब एक खतरे का खिलाड़ी होता है? दूसरी तरफ हमें किसी भी वक्त इसका अगर दिमाग पागल हो जाए तो ये पड़ जाएगा। जी बिल्कुल, जो जंगली जानवर है उसका बिहेवियर का आप कुछ नहीं कह सकते,
कि आप उसको प्यार करना चाह रहे हैं और वो समझ रहा है कि नहीं ये मुझ पे अटैक कर रहे हैं, तो किसी वक्त भी, क्योंकि वो जंगली जानवर है, उसकी सोचने समझने की ताकत जो है वो बहुत महदूद है, तो इनसे एहतियात ही करनी चाहिए। और अगर इनका शौक करना है तो इनको प्रॉपर इनकी हाउसिंग ठीक होनी चाहिए, इनकी खुराक ठीक होनी चाहिए और इनको खुले माहौल में रखा जाना चाहिए। तंग पिंजरों में, छोटे छोटे पिंजरों में इनको बिल्कुल नहीं रखा जाना चाहिए, क्योंकि ये शेर है तो उसको उसके मुताबिक रिस्पेक्ट देनी चाहिए। आपने जो शेर का शिकार किया था, आप जब इसको यहाँ पर लेकर आए थे तो आपको लगा था कि यार इस तरह का शेर अगर एक आधा और मार देते तो जोड़ी हो जानी थी पूरी, एक शेर नहीं है एक शेर है? नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक्सेस किलिंग करनी है। आपने अपने शौक के लिए, ट्रॉफी हंटिंग के लिए, अगर कोई मुल्क अलाउ कर रहा है तो आपने वो हंट कर लिया, तो मेरा ख्याल है कि वो काफ़ी है, ना कि आप दोबारा वही चीज़ों को मारते रहें। मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ। पाकिस्तान में है शेर सजी हमारे पास? नहीं, पाकिस्तान में हमारे पास ये शेर नहीं होते। हमारे पास सिर्फ कॉमन लेपर्ड कुछ हैं जो कि पंजाब में मरी और गलियात के एरिया में है। तो आजकल इस्लामाबाद की भी बड़ी वीडियोस वायरल होती हैं कि लेपर्ड आ गया वहाँ पे। जी, तो शेर हमारे पास नहीं, पाकिस्तान में शेर नहीं। पहले बहुत पुराने वक्तों में, 100 ईयर अगो होते थे, यहाँ पर राइनोज भी होते थे, एलिफेंट्स भी होते थे, लेकिन वो सारी स्पीशीज आस्ता आस्ता खत्म हो गई हैं। बदर साहब, लास्ट में एक बात बताएं कि इम्पोर्टेंस ऑफ वाइल्ड लाइफ इन पाकिस्तान, आप कैसे इस मैसेज को इस वीडियो के थ्रू पब्लिकली कन्वे करेंगे? देखिए जी, वाइल्ड लाइफ जो है वो बहुत ही अहम सब्जेक्ट है और हम इस सब्जेक्ट पे बहुत कम तवज्जो दे रहे हैं। जो कि आप देखें कि दुनिया के जो चैनल्स हैं इस वक्त जो मैक्सिमम देखे जाते हैं वो वाइल्ड लाइफ के ऊपर ही काम कर रहे हैं। तो दुनिया समझ रही है कि वाइल्ड लाइफ का और एनवायरनमेंट का कितना बड़ा रोल है इस दुनिया में। अगर हम इस अपने प्लेनेट को नहीं बचाएंगे और अपनी वाइल्ड लाइफ को, अपने एनवायरनमेंट को नहीं बचाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम भी नहीं बचेंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरी नज़र में। तो आपने वो बताया था कि आप वाइल्ड लाइफ म्यूजियम बना रहे हैं, वो प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे सर? जी, वो मैं इंशाल्लाह जब मैं आऊँगा तो फिर आपको ज़रूर विज़िट करवाऊँगा। वो ऑलमोस्ट तैयार है। अच्छा। और आपको ज़रूर उसमें जो मेरी कलेक्शन है वो आपको दिखाऊँगा। बेसिकली वो एजुकेशन के लिए है और बच्चों के लिए है। जैसे कि ज़ूज़ में बहुत तनकीद होती है कि जी जानवरों को आपने पिंजरों में बंद किया हुआ है, पर बेसिकली वो रिसर्च पर्पस के लिए और वो स्टूडेंट की अवेयरनेस के लिए। अब तस्वीरों में आप उन चीज़ों को ना समझ सकते हैं, ना अंडरस्टैंड कर सकते हैं, जब तक आप उनको फिज़िकली देखते नहीं हैं और उनका बिहेवियर नहीं देखते, तो आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है। तो ज़ूज़ और पार्क्स जो हैं वो एज एजुकेशन सेंटर काम कर रहे होते हैं। आपने यूनिवर्सिटी में लेक्चर्स भी डिलीवर किए इस हवाले से काफ़ी, आपको लगता है कि स्टूडेंट्स में इस हवाले से काफ़ी नॉलेज का फुकदान है और जब तक ये म्यूज़ियम नहीं बनेगा तब तक इनके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ उस तरह से काम नहीं होगा अभी तक, तो म्यूज़ियम उस हवाले से काफ़ी किरदार अदा कर सकता है? देखिए जी, मैं तो बच्चों में बहुत शौक देख रहा हूँ और मैं हैरान हूँ कि आजकल की यंग जनरेशन इसको कितना सीरियसली ले रही है और उनका कितना इंटरेस्ट है। और मैं देख के बहुत खुश हूँ कि बहुत ही अच्छा स्टूडेंट्स जो हैं इसके ऊपर काम कर रहे हैं। मुझे लास्ट में ये बताएं कि आप इस वीडियो के तवज्जुह से अपने सुनने वालों को या यंग यूथ को क्या मैसेज करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी पहले तो मैक्सिमम प्लांटेशन करें, अपने मुल्क पाकिस्तान को देखें, अपने एनवायरनमेंट को बेहतर करें और लोगों का इंतज़ार ना करें कि लोग ठीक करेंगे, खुद ठीक करने की कोशिश करें। और जब हम खुद ठीक करने की कोशिश करेंगे तो हमारा मुल्क पाकिस्तान ठीक होगा। और अपनी वाइल्ड लाइफ को बचाएं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हम अपनी वाइल्ड लाइफ को नहीं बचाएंगे, हम नेचर को डिस्टर्ब करेंगे, तो उसका नुकसान हम इंसान ही उठाएंगे। एक आम आदमी कैसे सभी वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट कर सकता है? इसका मतलब मैं अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, मैं अगर घर में जाके वाइल्ड लाइफ के हवाले से काम करना चाहता हूँ या अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में थोड़ा बहुत वक्त निकाल के वाइल्ड लाइफ के ऊपर काम करना चाहता हूँ, मैं इनफरादी तौर पर क्या कर सकता हूँ? देखिए, आप और कुछ भी नहीं कर सकते, तो सिर्फ ये कर सकते हैं
कि आप इन्फॉर्म कर दें वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को या जो भी मुतलका इदारे हैं, आप उनको बता दें अगर कहीं किसी जगह गैर कानूनी शिकार हो रहा है, कहीं पर कोई जाल लगा के परिंदों को जानवरों को पकड़ रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है, दरख्तों को काट रहा है, तो आप अपना किरदार इस तरह से अदा कर सकते हैं कि आप उस इदारे की मदद करें कि जी इस इलाके में जंगलात कट रहे हैं, उसको मॉनिटर करें। गवर्नमेंट ने, मुझे अच्छी तरह याद है, ये रिंग रोड बनाते हुए, मोटरवे बनाते हुए काफी सारे दरख्तों की कटाई की थी। तो वो कटाई किस कैटेगरी में आती है, या वो लाकानूनियत कहेंगे उसको कि वो गवर्नमेंट जो दिल करे वो कर सकती है? नहीं जी, गवर्नमेंट अगर कटाई करती है तो गवर्नमेंट उसके साथ साथ दरख्त लगाती भी है। जैसे कि नहर का बहुत पुराना इशू है, आप जाके नहर पे देखें कि अब वो पुराने दरख्त जो हैं वो गिर रहे हैं और नए दरख्त उनके नीचे आप देखेंगे, आपको कोई जगह क्लियर नजर नहीं आएगी, वहाँ पौधे ही पौधे लगे हुए हैं और वो ग्रो कर रहे हैं। तो हुकूमत एक तरीके के साथ चलती है, अगर वो कोई 10,000 दरख्त काटती है तो वो 20,000 वहां पर लगा भी देती है। अगर गवर्नमेंट, आप कह रहे हैं कि 10,000 दरख्त उतारती है तो 20,000 लगा भी देती है, लेकिन वो शो नहीं होते, वो दिखाई नहीं देते, वो कहाँ लगा देती है गवर्नमेंट? कहीं अपने वो जो अपने फार्म हाउस है वहां पे तो नहीं लगा देती? नहीं, दरख्त लगते तो जरूर है। जैसे मैंने कहा कि ये छोटे बच्चों की तरह है कि आपने इनकी केयर करनी होती है। मैं समझता हूँ कि आफ्टर केयर जो है वो हमारी कमजोर है। दरख्त भी हमारे बच्चों की तरह है। बच्चों की तरह, उनको बच्चों की तरह संभालना, लगाना कोई मुश्किल नहीं है। आप भी पौधे लगा देंगे, मैं भी लगा दूंगा। असल चीज ये है कि आप उनको 2 साल तक संभालें कि उनका तना इतना मजबूत हो जाए कि वो अपनी खुराक जमीन से हासिल कर सकें और वो दरख्त इस काबिल हो जाए कि वो आपको प्रॉपर ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके। आपको लगेगा सदी एक दरख्त की वैसे कितनी उम्र होती है? तो 100 ईयर में 100 के साल के हिसाब से उम्र होती है अगर उसको ना काटें आप। अच्छा, हाँ हाँ। इसी तरह जानवरों की कितनी उम्र होती है मैक्सिमम? अगर शेरनी की बात करें, शेर की बात करें, जानवरों की उम्र होती है। जानवर जो हैं वो 13-14 साल 15 साल उनकी एज इतनी होती है। और दरख्त तो जी कई 100 साल पुराने दरख्त आपको मिलेंगे। अगर उनको काटा ना जाए तो वो आपको जंगलात में मिल सकते हैं। अच्छा सजी, वो मेरा एक कज़न है, उसने तोता पाल रखा है और वो मुझे बता रहा है कि इसकी उम्र है 32 साल है। तो तोतों की इतनी उम्र होती है 32 साल? कुछ स्पीशी की बिल्कुल हो सकती हैं, पर मोस्टली इतनी ज्यादा उम्र नहीं होती तोतों की। अच्छा, वो लेकिन कुछ स्पीशीज हैं, क्योंकि इतनी थाउजेंड्स के अंदर स्पीशीज हैं। इंपोर्टेड बर्ड्स इतने आ चुके हैं पाकिस्तान में। कुछ बर्ड्स की है ऐसी कि उनकी उम्रें लंबी होती हैं, लेकिन अमूमन आम पैरट्स की उम्र इतनी लंबी नहीं होती। बदर मुनीर साहब, जैसा कि आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मेरा तो इंटरव्यू का फॉर्मेट ही कुछ और तरह का था। मैं जैसे अपनी पहले ही वो एक रेफरेंस वीडियो में डाल चुका था कि मैं इस तरह से एक वीडियो इंटरव्यू आपके साथ रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन चूंकि आज आपकी फ्लाइट है फैमिली के साथ एंड यू हैव टू गो। थैंक यू सो मच आपके वक़्त का, आपके वो इन्फॉर्मेशन जो आपने हमारी इस वीडियो के थ्रू अपनी ऑडियंस तक शेयर की। और जब आप वापस आएंगे इंशाल्लाह हम दोबारा से आपके साथ एक डिटेल इंटरव्यू कर लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका शुक्रिया।